हेलो स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से हम लोग अपने उसी टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। आज का जो टॉपिक है लॉर्ड विलियम बेंटिक, और जिसके शासनकाल के विषय में हम लोगों ने उसके प्रशासनिक और न्यायिक सुधारों के विषय में पिछली क्लास में चर्चा की थी। आज की इस क्लास में हम लोग उसके आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी सुधारों के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वित्तीय सुधारों की। अब वित्तीय सुधार, उसके विषय में भी बीच बीच में मैंने आप लोगों के बारे में कुछ बताया था, बीच में चर्चाएं चल रही थी। जैसे कि मैंने बर्मी युद्ध या बर्मा युद्ध के बारे में आप लोगों को बताया था कि 1824 से 26 के बीच हुआ था और 1828 में ये गवर्नर जनरल बना। तो उस युद्ध में काफ़ी नुकसान सहना पड़ा था अंग्रेज़ों को, जिसकी वजह से कंपनी जो है काफ़ी घाटे में जा रही थी, और साथ ही साथ और भी ज़्यादा भ्रष्टाचार होने की वजह से भी जो कंपनी की आय है वो कम हो रही थी। तो इसलिए पहला जो कार्य था विलियम बेंटिक का, वो था आर्थिक सुधारों को, आर्थिक रूप से कंपनी को सशक्त बनाना। और इसीलिए उसने क्या किया, सर्वप्रथम दो समितियां बनाई, एक सैन्य समिति और एक नागरिक समिति। और इनसे ये समितियां इसलिए बनाई गई कि आप जो है बढ़े हुए जो खर्चे हैं, ये खर्चा क्यों बढ़े, कैसे बढ़े, इन पर जो है क्या करो कि अपनी रिपोर्ट हमको पेश करो। ठीक है। इन लोगों ने अपनी बाद में सिफारिशें दी, रिसर्च किया, और उसके बाद अपनी सिफारिशों में ये कहा कि सैनिकों जो सिविल सेवक हैं, इनके जो वेतन हैं बड़े उच्च हैं, और जिसकी वजह से क्या है कि एक घाटा जो है सहना पड़ रहा है। तो इसी वजह से जो सबसे पहला कार्य किया विलियम बेंटिक ने, अपनी कंपनी की आमदनी बढ़ाने के लिए उसने क्या किया कि खर्चों में कटौती की। वहीं दूसरे अभी क्या करते थे, एक ये भी डिफरेंस है, आप समझने का प्रयास करिएगा कि जो दूसरे गवर्नर जनरल होते थे इससे पहले, वो क्या करते थे कि यदि कंपनी घाटे में जा रही है तो वो भारतीयों को लूटने का कार्य करते थे, लेकिन अपने खर्चों में कटौती नहीं करते थे। लेकिन विलियम बेंटिक ने पहली बार ऐसा किया कि उसने जो है खर्चों में कटौती करने का प्रयास किया, और सिविल और सैन्य अधिकारियों के दोनों के भत्ते जो है वो कम कर दिए और वेतन भी कम कर दिए। ठीक है। साथ ही उसने क्या किया कि कलकत्ता के 400 मील के भीतर सभी स्टेशनों पर 50% भत्ता जो है वो कम करने का प्रावधान कर दिया। अब इस सबके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 20,000 यूरोज की बचत जो है कंपनी को हुई, और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति जो है सुधरने लगी। इसके साथ ही साथ कंपनी अफीम का उत्पादन करती, अफीम का व्यापार करती थी। ठीक है। मध्य भारत में अफीम का उत्पादन होता था और कराची से चीन भेजा जाता था। लेकिन बेंटिक ने क्या किया, कराची से बम्बई तक के मार्ग को बदल दिया, जिससे भी कंपनी के कर्तव्यों के रूप में मुनाफा जो है प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार अफीम से भी कुछ आर्थिक रूप से सशक्तिकरण किया गया। साथ ही साथ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सार्वजनिक संस्थाओं और व्यक्तियों ने दीवानी के अधिग्रहण के बाद से बंगाल में मुक्त भूमि का आनंद लिया था। ठीक है। तो जिन लोगों को मुफ्त में भूमि प्राप्त हो गई थी या अधिग्रहण कर लिया था भूमि का, उनकी फिर से पूछताछ की गई, जांच की गई, और उनसे जो है ये सारी ज़मीनें जो हैं सरकार के द्वारा या विलियम बेंटिक के शासनकाल के समय वापस ले ली गई, और इनको पुनः किराए पर देने की व्यवस्था की गई, जिससे भी क्या हुआ कि कंपनी को काफ़ी ज़्यादा राजस्व प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हुई, और इस प्रकार कंपनी का जो आर्थिक घाटा है वो अब मुनाफे में परिवर्तित होना प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट, प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति, जो हम लोगों ने प्रशासनिक सुधारों में देखा था, उससे भी क्या हुआ कि भारतीयों को यूरोपियों के तुलना में कम वेतन देना पड़ता था, जिससे भी क्या हुआ कि इनके आर्थिक स्थिति को सुधार करने में काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। और परिणाम स्वरूप कहते हैं कि प्रतिवर्ष जहाँ 1 करोड़ का घाटा हो रहा था, वहीं जब विलियम बेंटिक
अपना कार्यकाल छोड़ कर गया तब 2 करोड़ का अधिशेष जो है प्राप्त हो रहा था, यानी कि 2 करोड़ का फ़ायदा हो रहा था। तो इस वजह से वे आर्थिक रूप से सुधार करने में विलियम बेंटिक को हम कह सकते हैं कि वो सफल रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उसके शैक्षिक सुधारों की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ये, जिस पर सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन बनता है, क्योंकि विलियम बेंटिक के समय ये सारे आर्थिक सुधार, वित्तीय सुधार, न्यायिक सुधार, ये तो सभी गवर्नर जनरल लगभग कुछ ना कुछ कर रहे थे। लेकिन पहली बार विलियम बेंटिक ऐसा था जिसने शैक्षिक और सामाजिक सुधारों के विषय में रुचि ली और उनके लिए कुछ उसने कार्य करने का भी प्रयास किया, क्योंकि अभी तक अंग्रेज क्या थे, वो सिर्फ अर्थ के लिए ही यहाँ पर शासन कर रहे थे। लेकिन अब विलियम बेंटिक की इस कार्रवाई से लोगों को ये लगा कि नहीं, ये कुछ हमारी भलाई के लिए भी कार्य करने का कार्य कर रहे हैं। तो इस वजह से इसके समय के जो सुधार हैं वो शैक्षिक और सामाजिक सुधार वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसमें सबसे पहले कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लोगों को समझना होगा कि शैक्षिक रूप से सुधार कुछ करने का प्रयास जो है ब्रिटिश कंपनी के द्वारा सबसे पहली बार कब किया गया, 1813 के चार्टर एक्ट में। इसमें क्या व्यवस्था की गई? इसमें व्यवस्था ये की गई कि शिक्षा के लिए, शिक्षा क्या, साहित्य, भारतीय साहित्य और इन सब के लिए ये कहा गया कि 1 लाख रुपए जो है सालाना प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये पहला कुछ का ऐसा कार्य था शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में जो कि ब्रिटिश कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया गया था। साथ ही उस समय तक जो सुशिक्षित शिक्षा का विकास है वो ईसाई मिशनरियों के माध्यम से किया जा रहा था। साथ ही साथ कुछ भारतीय समाज सुधारक थे जैसे कि राजा राम मोहन राय, ठीक है, और उनके कुछ ईसाई मिशनरी थे, समर्थक थे, सहयोगी थे, जैसे विलियम हेयर का नाम आता है, डेविड हेयर का नाम आता है। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने यही किया कि शुरू में स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने का अपने स्तर से जितना प्रयास हो सका वो प्रयास किया। जैसे कि राजा राम मोहन राय ने 1817 में विलियम हेयर के डेविड हेयर के साथ मिलकर के कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कब? 1817 में, जो कि बाद में क्या कहलाया, प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है प्रयास कुछ ना कुछ ऐसा नहीं था कि चल नहीं रहे थे, लेकिन बेंटिक के समय भी कुछ शैक्षिक सुधार किए गए। अब शैक्षिक सुधार में मुख्य रूप से क्या थे, तो सबसे बड़ा जो शैक्षिक सुधारों में बहस का विषय बना हुआ था वो था माध्यम, कि आखिर किस माध्यम से शिक्षा जो है दी जाए, शिक्षा देने की भाषा क्या हो, इस पर सबसे ज़्यादा बहस छिड़ी हुई थी। तो इसमें एक जो गुट था वो था हेमन विल्सन का और एसटी प्रिंसेप का। ठीक है, विल्सन और प्रिंसेप ये दो ऐसे विद्वान थे जिनका ये मानना था कि यहाँ पर जो शिक्षा है वो प्राच्यविदों का मतलब भारतीयों की जो भाषा है उसमें दी जाए, जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी। ठीक है, इनके पक्ष में अपनी राय रखते थे। लेकिन वहीं कुछ दूसरे जो पक्ष के व्यक्ति थे जिसमें सर चार्ल्स ट्रेवेलियन का नाम प्रमुख रूप से आता है। ठीक है, तो इन लोगों का मैकाले का नाम आता है। ठीक है, और इनके साथ साथ कुछ भारतीय व्यक्ति, उस समय के जो सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति राजा राम मोहन राय जो समाज सुधार के लिए कार्य कर रहे थे, वो भी यही चाहते थे कि जो शिक्षा का माध्यम हो वो अंग्रेजी रखा जाए। ठीक है, अब इन दो मतों में समझौता किस प्रकार से हो, तो इसके लिए मैकाले की अध्यक्षता में विलियम बेंटिक द्वारा एक समिति का निर्माण किया गया। ठीक है, तो मैकाले जो कि पहले से ही अंग्रेजी का पक्षधर था शिक्षा के माध्यम के रूप में, ठीक है, और जिसने कि एक पद्धति दी कि शिक्षा जो है उच्च वर्ग के लोगों को दी जाए, फिर छन छन करके ये निश्योदन पद्धति जिसको बोलते हैं, ठीक है, यानी कि नीचे की तरफ फिर इन्हीं शिक्षित भारतीयों के द्वारा आम जनता में ये शिक्षा पहुंचेगी। इसे निस्यंदन सिद्धांत थ्योरी क्या कहते हैं? निस्यंदन
सिद्धांत, ये भी लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिया गया था। अब इसमें क्या था कि जैसे ये कुछ शिक्षित भारतीय जिसको हम लोग शिक्षित करेंगे, फिर यहाँ से ये शिक्षा जो है छन छन के आम जनता में पहुँचेगी। ये था निस्यंदन सिद्धांत। अब बात करते हैं कि मैकाले परिषद के कानून सदस्य ने विवाद को एक निश्चित आकार दिया, और ये उस समय गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसका क्या था, विधि सदस्य था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कौन था, विधि सदस्य था। इसने क्या किया कि मैकाले ने शिक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी माध्यम को रखा। ठीक है, और कुछ राशि जो है भारतीयों की शिक्षा के लिए खर्च की जानी चाहिए, और उसको हर समय सुरक्षित हर वर्ष जो है प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षा पर कुछ पैसा हर समय खर्च किया जाना चाहिए, ये भी मैकाले का कहना था। इस मैकाले के इन प्रस्तावों को 7 मार्च 1835 ईस्वी को एक घोषणा के द्वारा जो है मान लिया गया, और इसमें ये कहा गया कि परिषद में उनका आधिपत्य इस बात का है कि ब्रिटिश सरकार की महान वस्तु को मूल निवासियों के बीच यूरोपीय साहित्य और विज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए। भारत के और शिक्षा के उद्देश्य के लिए विनियोजित सभी निधि अकेले अंग्रेजी शिक्षा पर सबसे अच्छी तरह से नियोजित होगी। यानी कि जो पैसा हम लगा रहे हैं वो सबसे अच्छा अगर कहीं नियोजित होगी तो वो अंग्रेजी शिक्षा पर ही होगी। दूसरा चीज़ ये था कि ये लोग चाहते थे कि भारतीय काम करने में अच्छे हैं और कम वेतन पर भी काम कर देते हैं, लेकिन बात ये थी कि कहीं अगर उनकी भाषा अंग्रेजी रहेगी तो हमारे यहाँ काम करवाने में हमको काफ़ी सहूलियत रहेगी, क्योंकि अगर भाषा दूसरी है तो काम करने में दिक्कत होगी। इसलिए ये चाहते थे कि ऐसे भारतीयों का एक समुदाय बनाया जाए जो कि क्लर्क लेवल तक की जानकारी रखते हो या क्लर्की का बढ़िया सा काम कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि अंग्रेज़ों की जो शिक्षा पद्धति है भारत में बनाई गई वो सिर्फ क्लर्क बनाने के लिए बनाई गई थी, और वही शिक्षा व्यवस्था लगभग चलती चली आ रही है। ठीक है, साथ ही साथ बात करें अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल और कॉलेज स्थापित किए गए। अंग्रेजी भाषा भी आधिकारिक भाषा बन गई, और इसने भारत के लोगों के विचारों को आदान प्रदान करने में मदद की। और ख़ास करके बात याद रखना कि भारतीय राजा राम मोहन राय वो अंग्रेज़ों के पक्ष में थे इन सभी सुधारों के। ठीक है, तो ये थे उसके शैक्षिक सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, जो कि आप लोगों को याद रखने हैं। पहली शैक्षिक सुधारों में पहली चीज़ तो आप ये याद रखनी है कि जो शिक्षा का माध्यम है वो कैसा हो, अंग्रेजी माध्यम हो। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ राशि भी हर वर्ष नियोजित की जाएगी, और 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के सुझावों को मानते हुए इसकी घोषणा कर दी गई कि अब जो है शिक्षा का माध्यम होगा वो कौन सा होगा, अंग्रेजी होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं समाज सुधारों की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे पहले सती प्रथा, मानव बलि प्रथा, ठगी प्रथा। ठीक है, इन सभी सामाजिक कुरीतियों पर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रहार किया गया विलियम बेंटिक के समय, और कानून बनाकर इनको जो है निषिद्ध कर दिया गया। और इसमें जो सहायता प्रदान की वो राजा राम मोहन राय, जिन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था खासकर सती प्रथा को लेकर के। तो वो सती प्रथा से बहुत ज़्यादा दुखी थे उनकी, और ये पीड़ा उनको तब और भी ज़्यादा हुई थी जब उनकी भाभी को, ठीक है, उनकी भाई के मृत्यु पर सती कर दिया गया था, और जिससे वो बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हुए थे, और उसके बाद पूरा जीवन उन्होंने जो है सती प्रथा को समाप्त करने के लिए अपना लगा दिया। और सती प्रथा बेसिकली थी क्या, आप सभी लोगों को पता होगा कि पति के मरने के बाद उसकी पत्नी को जिंदा उसी चिता में जला दिया जाता था। ये था सती प्रथा। विलियम बेंटिक ने भारतीयों में अपने सामाजिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल है उसके द्वारा जो सुधार किए गए उसके लिए उसका कार्यकाल काफ़ी ज़्यादा भारतीयों के बीच में प्रसिद्ध है। सती और मानव बलि की प्रणालियों के उन्मूलन से उन्होंने समाज को 2 सबसे बुरे अंधविश्वासों से मुक्त किया। ठगी की व्यवस्था को, ठगी प्रथा उस समय चलती थी। ठीक है, ठग लोग जो है
ऐसा नहीं था कि कहीं हो, वो उनके पूरे गांव के गांव, बस्तियां के बस्तियां बसी रहती थी और उनका काम ही होता था। ऐसा नहीं था कि वो 12 महीना केवल ठगी ही करते रहते थे, बीच बीच में निकलते थे, फिर ठगी का कार्य करते थे। और इन सब में कुछ कुछ राजाओं का भी सहयोग प्राप्त होता था उनको, उस समय के जो क्षेत्रीय राजा होते थे, ठीक है। उन क्योंकि उनसे भी काफ़ी नज़दीकियों के संपर्क सबूत जो है अंग्रेज़ों को प्राप्त हुए, जब अंग्रेज़ों ने इनका दमन करना प्रारंभ किया और ढूंढ ढूंढ के इन लोगों को कत्लेआम किया गया और इनकी व्यवस्था को जो है समाप्त किया गया। 1834 तक लगभग जो है ठगी प्रथा पूर्णतः बंद कर दिया गया था, या बंद हो गया था, या ऐसे लोगों को या तो सजाएं हो गई, या तो उनको मृत्युदंड दे दिया गया, या तो वो जेल में काट रहे हैं। और जब ज़्यादातर इस तरह का माहौल हो जाता है तो दूसरे ठग भी शांत हो जाते हैं और अपना ठगी का काम छोड़ करके अन्य कामों में लग जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक भय का माहौल जो है, भय जो उनके मन में व्याप्त होने लगता है। अब बात करते हैं सती प्रथा की। सती प्रथा हिंदू समाज की एक गहरी रूढ़ अंधविश्वास था, जिसमें क्या होता था, सती के रूप में स्वर्ग आनंद लेने की इच्छा के साथ कई विधवाओं को स्वेच्छा से उनके पतियों के अंतिम संस्कार या चिता पर मृत्यु दे दी जाती थी, चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। यही होता था सती प्रथा। इसका जो है सबसे ज़्यादा घोर विरोध किया राजा राम मोहन राय ने, और 1829 में एक एक्ट पास करके 1829 और एक्ट नंबर 17, ठीक है, याद रखिएगा, सन 1829 एक्ट या अधिनियम 17 के द्वारा इस प्रथा को पूर्णतः निषिद्ध कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। लेकिन अब ये मत समझ जाइएगा कि 29 के बाद से फिर सती प्रथा नहीं चली, लेकिन जो है धीरे धीरे कमी आती चली गई, वो बनी रही और धीरे धीरे जो है अब ये जो है बिल्कुल समाप्त प्राय हो चुकी है। और ख़ासकर जो इसका प्रमुख केंद्र था वो था बंगाल। सबसे ज़्यादा जो कहीं पर अगर सती प्रथा व्याप्त थी तो वो बंगाल में व्याप्त थी। इसके साथ साथ और भी कई सारे सुधार करना चाहता था विलियम बेंटिक, जैसे विधवाओं की व्यवस्था को लेकर के, विधवा पुनर्विवाह, ये सारी चीज़ें। लेकिन वो कुछ चीज़ों पर इतना समय भी नहीं मिला कि सभी कार्य जो है कर सके, सभी पर कानून बना सके। तो उसके समय के आप 2 कार्य मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप से याद रखेंगे। पहला, ठगी प्रथा को समाप्त किया, और दूसरा, सती प्रथा को सामाजिक रूप से समाप्त किया, जो कि 1829 में समाप्त किया गया। 1834 तक लगभग ठगी प्रथा समाप्त कर दी गई, ठीक है। और 1835 में हम लोगों ने देखा था कि वो सारा शिक्षा संबंधी उसके द्वारा सुधार किए गए। तो इस प्रकार से पूरा जो विलियम बेंटिक का कार्यकाल है वो एक सुधारों का कार्यकाल कहा जाता है। विलियम बेंटिक ने के विषय में ईश्वरी प्रसाद एक प्रमुख इतिहासकार हुए। उन्होंने लिखा कि बेंटिक का जो कार्यकाल है वो शांति की बुलंदियां थी। शांति उस समय खूब, सबसे ज़्यादा शांति जो है विलियम बेंटिक के शासनकाल के दौरान ही देखने को प्राप्त होती है। उसका शासन वर्षों से पहले या इससे बाद आने वाले लोगों के विपरीत है, यानी कि उसके शासन के पहले जो गवर्नर जनरल हुए और उसके बाद जो आए उन सब से बिल्कुल अलग शासनकाल था विलियम बेंटिक का, ऐसा मानना है ईश्वरी प्रसाद जी का, ठीक है। तो बस इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं चर्चाओं के साथ जो आपका विलियम बेंटिक का टॉपिक है वो पूर्णतः जो है समाप्त होता है। और इसी के साथ हम लोग अपनी आज की क्लास भी समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अब जो भी टॉपिक होगा उसके साथ हम लोग एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तो चलिए, थैंक यू।